Bismillahirrahmanirrahim. Dear students, we are making our second session of education, topic education. अच्छा बेटा, हम डिस्कस कर रहे थे फंक्शंस ऑफ एजुकेशन। तो बेटा आपको याद होगा हमने फिजिकल क्लासेस में फंक्शनल पर्सपेक्टिव में लेटेंट फंक्शंस पढ़ा था। तो एक होते हैं लेटेंट फंक्शंस और एक होते हैं मैनिफेस्ट फंक्शंस। अब तक जो हमने पढ़े थे वो मैनिफेस्ट फंक्शंस थे, यानी जो बताए जाते हैं कि भाई एजुकेशन का ये काम है, एजुकेशन का फला काम है, एजुकेशन का वो काम है। लेकिन बेटा काफी बातें ऐसी होती हैं, काफी चीजें ऐसी ऐसी होती हैं जो कि बताई नहीं जाती, वो छुपी हुई होती हैं। ठीक है बेटा, कंसील्ड होती हैं। अब हम उन फंक्शंस के बारे में पढ़ेंगे जो कि बताए नहीं जाते, लेकिन वो होते हैं एजुकेशन के जरिए, वो सारी चीजें हमें मिल रही होती हैं। स्कूलिंग सर्व सेवरल लेस वाइडली रिकॉग्नाइज्ड फंक्शंस। लेस वाइडली रिकॉग्नाइज्ड यानी कि ये वो चीजें होती हैं जिनका आम पब्लिक को पता नहीं होता कि फला फला चीजें एजुकेशन के जरिए सोसाइटी में आ रही हैं। इट प्रोवाइड्स चाइल्ड केयर। बेटा स्कूलिंग का काम क्या होता है? चाइल्ड केयर। अक्सर औकात आप लोगों ने सुना होगा कि जो पहली दूसरी जमात के बच्चे होते हैं, छोटे बच्चे जाके, फॉर एग्जांपल आपकी बच्ची छोटी है या बच्चा है 3-4 साल का, वो स्कूल जाकर रोता है, तो अक्सर औकात जो टीचर्स होते हैं, ख्वातीन टीचर्स या पेरेंट होते हैं, वो कहते हैं कि भाई माँ बाप ने अपने सर का दर्द जो है वो निकाल कर हमारी तरफ भेज दिया। ठीक है, अब ये हमारे सर को दर्द कर रहा है रो रो कर। तो बच्चों को संभालते भी हैं टीचर्स। क्या करते हैं? चाइल्ड केयर। स्पेशली ये जो 3 साल, 3.5 साल, 4 साल के बच्चे स्कूल में जाते हैं, वो बेचारी ख्वातीन टीचर्स होती हैं जो अर्ली चाइल्डहुड एजुकेशन वाली। तो वो एक माँ का किरदार भी अदा करती हैं छोटे बच्चों के लिए। उनको, वो रोते हैं उनको खामोश करवाती हैं, उनको हंसाती हैं, उसको मुस्कुराती हैं, उनकी मुस्कुराहट लाती हैं, उनको जोक सुनाती हैं। ये क्या होता है बेटा? ये चाइल्ड केयर ही तो होती है। तो स्कूलिंग जो है वो चाइल्ड केयर भी प्रोवाइड करती है फॉर द ग्रोइंग नंबर ऑफ पेरेंट्स हु वर्क आउटसाइड द होम। अब माँ भी जॉब पे है, बाप भी जॉब पे है, उन्होंने बच्चों को छोटी जमात में दाखिल करवा दिया। अब वो लोग उनके बच्चों को संभाल भी रहे हैं। अगर वो घर में होता, अब 4-5 साल का बच्चा है तो घर में संभालने के लिए कोई तो चाहिए ना। अब उन वो स्कूल में दाखिल करवा देते हैं, अब वहां पे टीचर संभाल रहे हैं, उनके बच्चे की केयर कर रहे हैं। तो कभी किसी स्कूल ने नहीं कहा कि भाई हम आपके बच्चे, आपका बच्चा आपको तंग करता है, आप उसको स्कूल में दाखिल करवा दें, हम उसको संभालेंगे। नहीं नहीं नहीं, ऐसा नहीं है। तो ये लेटेंट फंक्शंस होता है, यानी बताई नहीं जाती बात कि स्कूल विल प्रोवाइड यू द सर्विस ऑफ द चाइल्ड केयर एज वेल। Number two, it occupies thousands of young people in their 20s who would otherwise be competing for limited opportunities in the job market. आप देखें बेटा, सिर्फ और सिर्फ आपके क्लास में कितने बच्चे हैं? मोर देन 60 बच्चे बी सेक्शन में हैं, और इतने ही बच्चे ए सेक्शन में। तो सिर्फ आपकी जो 12th बैच है, मेरे ख्याल में 12th ही है, 12th बैच जो है उसमें यानी 120 से ज्यादा बच्चे, नौजवान, 20 years, तकरीबन 18, 19, 20, 21, ये आप लोगों का एज कैटेगरी होगी। तो बेटा इस कैटेगरी में तो बच्चे जो होते हैं गांव में, वो बेचारे मजदूरी करते हैं, कमाने जाते हैं। अब अगर 120 बच्चे सिर्फ आप लोगों की बेच भी मार्केट में उतर जाए कमाने के लिए, तो compete तो करना पड़ेगा ना। अब जो पहले से लोग कमा रहे हैं उनके सामने आप compete करेंगे, आपको भी काम चाहिए। ठीक है बेटा, तो अभी आप पढ़ रहे हैं, वरना आप अनएम्प्लॉयड कहलाते, भाई बेरोजगार हैं। तो आप अंदाजा लगाएं कितनी यूनिवर्सिटियां हैं, उनमें कितने डिपार्टमेंट हैं, कितने क्लास हैं जिसमें आप लोगों की एज कैटेगरी के लोग जो है वो पढ़ रहे हैं, अभी वो तैयार हो रहे हैं। तो अगर वो मार्केट में होते तो वो compete करते, वो मुकाबला करते जॉब के लिए, तो दुश्वारी हो जाती। तो यूनिवर्सिटीज का काम एक ये भी है कि वो यूथ को एंगेज करके रखती है,
इंगेज करके रखती है कि भाई अभी 3-4 साल के लिए फिलहाल ये लोग कमाने नहीं जाएंगे, तो पहले से लोग जो कमा रहे हैं उनके साथ कॉम्पीट करने वाला मार्केट में नहीं होगा कोई। नंबर 3, high schools, colleges and universities also bring together people of marriageable age। बेटा कभी किसी यूनिवर्सिटी ने अपने ये जो छोटे छोटे ब्रोशर्स होते हैं उनमें कभी किसी यूनिवर्सिटी में लिखा है कि भाई हमारा इदारा मैरिज ब्यूरो का भी काम करेगा? नहीं, कभी कोई कॉलेज कभी यूनिवर्सिटी ऐसा नहीं कह सकती। लेकिन बेटा काफी बच्चे ऐसे होते हैं जो यूनिवर्सिटी से जब फाइनल होते हैं तो ये एक फैसला लेकर जाते हैं कि मुझे फलां क्लास फेलो से शादी करनी है, और लड़की सोचती है मुझे फलां जो लड़का क्लास फेलो उसके साथ शादी करनी है। तो काफी में हमारे स्टूडेंट्स ऐसे हैं जो यूनिवर्सिटी में से यानी दुल्हा दुल्हन बन के निकले। अभी रिसेंटली एक स्टूडेंट था, वो अभी किसी अच्छी फर्म में काम कर रहे हैं, तो उसने स्टेटस शेयर किया कि जिसमें वो अपनी बीवी के साथ जो है वो घूम रहा है कश्मीर में। तो उसकी बीवी कौन थी? उसकी क्लास फेलो थी। ठीक है बेटा, तो मैरिज ब्यूरो का काम भी इदारे देते हैं, यूनिवर्सिटियां हों कॉलेज हों, जहाँ से जो लड़के लड़कियां जो हैं वो अपने लिए फ्यूचर के जो मियाँ और बीवियां जो हैं वो वहां से ढूंढते हैं। फाइनली, स्कूल नेटवर्क्स कैन बी अ वैल्यूएबल कैरियर रिसोर्सेज थ्रू आउट लाइफ। यानी कि बेटा नेटवर्क यानी आपका जो स्कूल है, आपका जो कॉलेज है, आपकी जो यूनिवर्सिटी है, ये एक बहुत बड़े नेटवर्क का काम भी देती है। मिसाल के तौर पर आप लोग अभी आप लोगों ने देखा होगा व्हाट्सएप ग्रुप बन गए हैं, भाई ये ग्रुप हमारा 5वीं जमात के बच्चों का, ये ग्रुप हमारा 10वीं जमात हाई स्कूल के दोस्तों का, ये ग्रुप हमारा कॉलेज के दोस्तों का, ये ग्रुप हमारा बचपन के फ्रेंड्स का। तो बेटा ये डिफरेंट आपके नेटवर्क्स बन जाते हैं। अभी यूनिवर्सिटी के बच्चे जो हैं आप लोग के अपने ग्रुप्स होंगे, तो ये क्या होगा, ये नेटवर्क बन जाएंगे। अब नेटवर्क के जरिए क्या मिलता है, आपको इंफॉर्मेशन मिलेगी कि भाई फलां जगह पे जॉब्स हैं, वो लोग वो इंफॉर्मेशन शेयर करेंगे आपके साथ। अगर कोई बड़ी जॉब पे चला गया तो वो आपके लिए रास्ता निकालेगा कि भाई मैं कुछ करता हूँ, मैं अपने सर्किल में कुछ करता हूँ, आपके लिए कोई जुगाड़ निकालता हूँ। तो इस तरह आपके जो फ्रेंड्स हैं एजुकेशन में वो आपको ना सिर्फ जॉब में बल्कि और भी कई तरह से आपकी हेल्प करते हैं। मिसाल के तौर पर भाई आपके पास अब तो माशाल्लाह यूनिवर्सिटी में पता नहीं कि हर शहर से बच्चे होंगे। आप जा रहे होते भाई मुझे सखर के लिए जाना है, वहां पे जाके घूमना है। अब आपका कोई ना कोई क्लास फेलो सखर में होता है, आप ग्रुप में शेयर करते भाई मुझे सखर जाना है, मैं सखर जा रहा हूँ। वो आपका फ्रेंड आपको वेलकम करता है, आपको कोऑपरेट करता है, आप वहीं पे रहते हैं, उसके पास खाना खाते हैं, तो आपका इतना खर्च नहीं आता। तो ये सारे फायदे आपको कहाँ से मिल रहे हैं? एक जगह पे आपने पढ़ा है, इसी वजह से। Schools provide settings in which students develop a variety of interpersonal skills। बेटा स्कूल जो है वो एक ऐसी सेटिंग है जहां पे आपकी डेवलपमेंट होती है। आपकी क्या क्या चीजें डेवलप होती है वहां पे? इंटरपर्सनल स्किल्स, दूसरे लोगों के साथ लेन देन कैसी करनी है, उठना बैठना कैसे है, ये आप यूनिवर्सिटी में आकर सीखते हैं। एंटरिंग इनटू फ्रेंडशिप, दूसरे लोगों के साथ दोस्ती की शुरुआत कैसे करनी है, दोस्ती चलानी कैसे है, ये भी आप यहाँ पे सीखते हैं। पार्टिसिपेटिंग इन कम्युनिटी अफेयर्स, आप देखें कल्चर डे होता है, प्रोग्राम्स होते हैं, टीम्स बनाई जाती हैं, आपको काम बताया जाता है भाई आपकी ये जिम्मेदारी होगी, फलां की ये जिम्मेदारी होगी। इससे आप कम्युनिटी अफेयर्स के लिए भी सीखते हैं कि भाई मुझे गांव में जाना है तो वहाँ पे किस तरह से मुख्तलिफ अफेयर्स में मुझे पार्टिसिपेट करना है। एंड रिलेटिंग टू अदर्स इन द वर्क प्लेस, और आप जो है फॉर एग्जांपल अभी यूनिवर्सिटी में आपके क्लास फेलो हैं, अब आपको पता होगा किसके साथ कैसे बैठना है, किसके साथ कैसे ताल्लुक बनाना है, कैसे ताल्लुक रखना है, कैसे कोऑपरेट करना है, किस तरह के बच्चों के साथ, किस तरह के दोस्तों के साथ कोऑपरेट करना है, किस तरह के लोगों के साथ कोऑपरेट नहीं करना। ये सारी चीजें आप यहाँ पे सीखते हैं, तो ये आपकी ट्रेनिंग हो रही है। और ये सारी चीजें जब आप कल जॉब पे होंगे तो आपको काम आएंगी।
ठीक है बेटा। बेटा हिडन कुरिकुलम, ये एक इम्पोर्टेंट कंपोनेंट है बेटा एजुकेशन का, हिडन कुरिकुलम। हिडन कुरिकुलम यानी कि कुछ चीजें ऐसी होती हैं जो आपके सिलेबस में दर्ज होती हैं, और काफी चीजें ऐसी होती हैं जो आपके सिलेबस में दर्ज नहीं होती, लेकिन सोसाइटी वो सारी चीजें करवा रही होती है एजुकेशन के जरिए, उसको हम हिडन कुरिकुलम का कहते हैं। इट कंसिस्ट ऑफ अ सेट ऑफ अनआर्टिकुलेटेड वैल्यूज। अनआर्टिकुलेटेड यानी कि वो चीजें जो ना कहीं पे लिखी हुई होती हैं, ना कहीं पे कोई बताता है कि भाई तालीम का ये पर्पस भी होता है, लेकिन जब आप फाइनल करके यहां से गुजरते हैं तो आपको पता होता है कि ये भी आपकी तालीम का हिस्सा था। वैल्यूज, एटीट्यूड्स एंड बिहेवियर्स that subtly mold children in the image of the dominant institutions। यानी कि बेटा देखिए, अब जो बंदा तालीम याफ्ता होकर निकलता है यूनिवर्सिटी से, उसका एटीट्यूड, उसका बिहेवियर, उसके वैल्यूज किस तरह के होते हैं जैसा सोसाइटी चाहती है। यानी वो लोग जो है वो सोसाइटी को नुकसान ना पहुंचाते हों, वो लोग अपना काम ठीक से करते हों, वो लोग जो है वो कानून की पासदारी करें, कानून का एहतराम करें। आपने अक्सर देखा होगा ना, कोई पढ़ा लिखा अगर सिग्नल तोड़ कर जाए तो पुलिस उसको डांटती है कि तुम पढ़े लिखे होकर भी ये काम कर रहे हो। यानी ये काम अनपढ़ करे तो समझ में आता है, यार तुम तो पढ़े लिखे हो, तुम कैसे कर सकते हो। तो क्यों, अनपढ़ और पढ़े लिखे में क्या फर्क होता है बेटा? पढ़ा लिखा जो होता है वो उसके वैल्यूज, उसके एटीट्यूड्स वैसे बने होते हैं कि उसने डिफरेंट रहना होता है। और ये सारी चीजें कहां से आती हैं? ये आपके हिडन कुरिकुलम से आती हैं। चिल्ड्रन लर्न टू बी क्वाइट, पंक्चुअल, लाइन अप, वेट देयर टर्न, प्लीज देयर टीचर्स, कंफर्म टू ग्रुप प्रेशर्स। यानी कि बेटा ये 6 चीजें होती हैं, 6-7 चीजें होती हैं, 6 चीजें होती हैं जो कि आप स्कूल में देखते हैं। क्वाइट आपने देखा होगा जब आप हाई स्कूल में थे या निचली क्लासों में थे, प्राइमरी में, तो आपका टीचर एक बच्चे को खड़ा कर देता था कि भाई तुम मॉनिटर हो, जो शोर करे उसका नाम लिख लो, सारे खामोश रहो। आप वहां पे खामोश होके बैठते थे। तो बेटा ये खामोश होकर बैठना, शोर ना मचाना एक बहुत बड़ी अच्छी खसलत है। तो ये कहाँ से आप सीखते हैं? कि किसी महफिल में बैठे हैं, खामोशी से बैठे हैं, दूसरों की बात सुने, हंगामा ना करें, हुल्लड़बाजी ना करें। ये सारी चीजें आपको एजुकेशन सिखाती है। पंक्चुअल, टाइम की पाबंदी, भाई 9 बजे आना है, 9 बजे से लेट आ गए आपकी हाजिरी नहीं भरी जाएगी। तो पंक्चुअल होना है, सोसाइटी में पंक्चुअल, अपना काम वक्त पर करना है। ये सारी चीजें आपको तालीम से मिलती हैं। लाइनअप, लाइनअप यानी आपने लाइन बनानी है। जब बहुत ज्यादा बच्चे आ जाए, फॉर एग्जाम्पल 60 बच्चे एक ही वक्त पे अगर क्लास में दाखिल होंगे तो बहुत बड़ा प्रॉब्लम हो जाएगा, धक्कम धक्कम पील हो जाएगी। इसके लिए लाइन बनाई जाती है, भाई लाइन में एक एक बंदा दाखिल हो। तो इसी तरह बैंक के बाहर, पोस्ट ऑफिस के बाहर आपको लाइन बनानी पड़ती है। तो ये सबक कहाँ से सीखते हैं आप? ये आप वहां से सीखते हैं, स्कूल से। वेट फॉर टर्न, अपना फॉर एग्जाम्पल आप सबक लेते हैं या आप सवाल पूछते हैं या आप कोई चीज पूछते हैं टीचर से, आप अपने बारी का इंतजार करते हैं। तो यही चीज आपको आम रूटीन लाइफ में भी करनी होती है कि आप अपनी बारी का इंतजार करते हैं कि भाई दूसरे लोग पहले और मेरी बारी है तो फिर मैं करूं। कभी कभी आपको एटीएम के बाहर जाना पड़ता है, वहां पे आप क्या देखते हैं? अगर आप पढ़े लिखे हैं तो आप देखते हैं कि मुझसे पहले कितने लोग खड़े हैं, आप वो हिसाब करते हैं और फिर उनको जाने देते हैं कि भाई वो अपना काम करें। लेकिन अगर कोई अनपढ़ होगा तो वो क्या करेगा? दूसरों को धक्का देकर खुद पहले जाने की कोशिश करेगा। ही विल नॉट वेट फॉर हिज ओन टर्न। तो बेटा ये सारी चीजें कहाँ से आपको सिखाई जाती हैं? तालीम के जरिए। प्लीज प्लीज देयर टीचर्स, यानी अपने टीचर्स को खुश करना। यानी जो आपसे बालातर होते हैं, आपसे बड़े होते हैं, उनका एहतराम करना, उनकी इज्जत करना, उनको खुश करना अपनी अच्छी परफॉर्मेंस के जरिए। ये सारी चीजें अब ये आपको काम आती हैं आपकी अपनी लाइफ में।
अब जो लड़कियां होती हैं उनको अपने ससुराल वालों को खुश करना होता है, सास को खुश करना होता है, ससुर होता है, शोहर होता है, नंदे होती हैं, ठीक है बेटा। तो ये सारी स्कूल की जो चीजें हैं वो आपको वहां पे काम आती हैं। कन्फर्म टू ग्रुप प्रेशर, यानी जहाँ पे पूरा क्लास जो चीज कर रहा है आप भी वैसी चीज करते हैं, तो ये चीज आपको सोसाइटी में काम आती है कि जहाँ पे पूरी कम्युनिटी जो काम कर रही होती है आप भी वैसे ही कर रहे होते हैं। ठीक है बेटा, अब तक कोई सवाल किसी बच्चे के माइंड में हो या कोई बात ऐड करना चाह रहे हो, लेटेंट फंक्शंस और हिडन कुरिकुलम, एनी क्वेश्चन? Any question or any point you want to make add? सर हिडन करिकुलम के बारे में मैं कुछ कहना चाहती हूँ सर। जिस इंसान के अंदर मतलब तालीम जिस इंसान के सर से गुजरता है तो वो जाहिलों से भी बढ़कर हरकतें ऐसे करता है कि उसके तालीम का कोई फायदा नहीं होता। तो सर इससे ये अक्सर औकात बच्चे अक्सर सवाल करते हैं कि सर पढ़े लिखे लोगों का भी बिहेवियर तो बाहर जाहिलों वाला होता है। सर इस तरह के काफी आप क्वेश्चंस। मेरा हमेशा जवाब ये होता है कि आप उनको पढ़े लिखे कहें, मैं उनको नहीं कहता। अगर एक गधे को आप जो है क्या कहते हैं कि लेकर जाएंगे किसी क्या कहते हैं कि एक बहुत बड़ी कहावत है फारसी जबान की कि अगर आप हजरत ईसा के गधे को आप मक्का मदीना घुमा कराएंगे तो वापसी पे गधा ही होगा। तो बेटा थिंग इज दैट एजुकेशन का काम सिर्फ ये नहीं होता कि आप अगर स्टूडेंट हैं ड्रेस पहनकर माँ बाप से पैसे लेकर और जाके स्कूल में बैठ जाते हैं और 5 घंटे बैठकर अपने दोस्तों के साथ गपशप करके, और अगर कोई टीचर भी आता है तो आप रस्मी तौर पे बस बैठे होते हैं, दिलचस्पी नहीं लेते। दिलचस्पी, जैसे एक बच्चा होता है ना बीमार होता है, तो बीमार बच्चा होता है तो बेटा उसको डॉक्टर को दिखाना होता है, डॉक्टर उसको इंजेक्शन देगा, उसको डायग्नोस करेगा, उसको मेडिसिन देगा। लेकिन आप तो पार्क में घूमने वाले, एक होता है ना एंटरटेनमेंट के लिए आप पार्क में जाते हैं, बस देखते हैं चीजों को दूर से, इन्वॉल्व नहीं होते। अब एक बच्चा इन्वॉल्व नहीं हुआ, सिर्फ दूर से देखकर आ गया, वो पढ़ा लिखा कहाँ से होगा बेटा? डिग्री तो उसने कमा ली। मुझे तो बड़ा एतराज हमारे सिस्टम पे होता है कि वो उनको पास कर देता है। भाई उनको पास ही नहीं करना चाहिए, वो भले पहले सेमेस्टर में ही ड्रॉप हो जाए जो इन्वॉल्वमेंट नहीं लेते, चीजों को सिंसियर नहीं लेते। तो बेटा जब तक ये जो चीजें होती हैं हम पढ़ेंगे नहीं, उनको गौर फिक्र नहीं करेंगे, हमारे बिहेवियर में तालीम आएगी नहीं। यस सर सर मैं भी ये यही समझती हूँ। ऐसे भी कह सकते हैं कि जैसे सर ये हिडन करिकुलम तो है बट ये हमारे लिए बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है क्योंकि हम डिग्री तो ले लेते हैं लेकिन हम डिसिप्लिन नहीं सीखते। जी बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा सर हिडन जरूर सर है बट ये बहुत नेसेसरी है पढ़ाई से ज्यादा। जी जी सर अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। सर ये कहीं ना कहीं हमारी तालीम के सिस्टम में भी यानी उसका भी कसूर है कि यानी ऐसे यानी कि स्टूडेंट्स को वो यानी वो आते हैं यानी आगे बढ़ते हैं या कुछ, तो कहीं ना कहीं यानी टीचर्स की या यानी सिस्टम की भी है कोताही। कहीं ना कहीं मैं 100% टीचर को जिम्मेवार करार देता हूँ, 100%। क्योंकि टीचर अक्सर औकात वो जो बच्चे होते हैं ना बच्चे, तो वो जो जिनको पास कर देते हैं ना बड़ी दुश्मनी करते हैं। मैं इसकी हमेशा मिसाल ये दिया करता हूँ, एक कैंसर का पेशेंट है और वो बेचारा मरने जा रहा है, आप डॉक्टर हैं, आपके पास वो पेशेंट आता है और आप उसकी डायग्नोज करके आपको पता भी है कि कैंसर है, लेकिन आप कहते नहीं तुम तो सेहतमंद हो तुम जाओ। भाई तुम उसका दुश्मनी करो, बेचारा मर जाएगा, आप उसका इलाज करो और आपके हाथ से निकले तो माशाल्लाह निखर के जाए, बन के जाए। लेकिन हम क्या करते हैं, कुछ नहीं लिखा, बच्चे कुछ आता भी नहीं, हाँ बेटा तुम भी पास हो, तुम भी पास हो, तुम भी पास हो, यानी तुम भी सेहतमंद हो, तुम जाओ। ये हमारा कसूर है, वी आर द रियल कल्प्रिट फॉर दैट फिनोमेनन। अच्छा बेटा अब हम डिस्कस करेंगे लास्ट जो टॉपिक है, क्लास, रेस और एथनिसिटी। Excuse me, sir. I have a question. जी जी सीमा बेटा जी। Sir, about Eden curriculum. Sir, let me explain it
if someone is educated, so means their attitude, their behaviors, and their values are in society. So the societies dominate them, right? जी Means societies focus them. If someone is educated, so they are following the rules and regulations that are given by society. So it will take into the hidden curriculum. जी जी बेटा, असल में देखिए जो डोमिनेंट एक होता है डोमिनेंट, जो डोमिनेंट कल्चर, फॉर एग्जांपल वी आर द मुस्लिम, हमारा डोमिनेंट कल्चर मुसलमानों वाला है, इस्लाम वाला है, तो हम वो चीजें जो मोस्ट इम्पोर्टेंट होती हैं वो दरमियान में डाल देते हैं। अब जैसे एक होता है ना, छोटा बच्चा होता है तो कड़वी गोली तो खाएगा नहीं, अब उस कड़वी गोली को आप चीनी में लपेट कर आप डाल देते हैं कि भाई वो चीनी के दरमियान में ये चीज भी चली जाएगी। तो बिल्कुल ये मिसाल होता है हिडन कुरिकुलम का। अच्छा ठीक है बेटा, अब हमारा लास्ट टॉपिक है तो वो हम डिस्कस करेंगे। अपनी माइक्स प्लीज बंद कर दें। क्लास, रेस एंड एथनिसिटी, यानी कि बेटा जब तालीम की बात आती है तो क्लास डायनेमिक्स क्या है तालीम के, रेस के मुतालिक डायनेमिक्स क्या है और एथनिसिटी के मुतालिक क्या है। बेटा क्लास, तो आपका क्लास होता है लोअर क्लास, अपर क्लास, मिडिल क्लास। रेस, ये आपकी नस्ल होती है, यानी आपके जो बायोलॉजिकली डिस्टिंग्विशेबल पैटर्न होते हैं उनकी बुनियाद पर ये रेस निकलती है। और एथनिसिटी कहते हैं यानी आपका कोई कल्चरल डिफरेंसेस होते हैं, अ ग्रुप ऑफ पीपल हु आर डिस्टिंग्विश्ड ऑन द कल्चरल पैटर्न, सिंधी, पंजाबी, बलोच, पख्तून, एंड हैविंग a history, having a geography, having a history and having a different cultural patterns. It is called ethnicity. It certainly is no secret that occupational success is related to educational achievement. यानी कि बेटा आपकी एजुकेशनल अचीवमेंट क्या है, आपका तालीमी कैरियर क्या रहा है। आप अगर सुपर स्टूडेंट रहे हैं, आप पहली जमात से लेकर आखिरी साल के आखिरी सेमेस्टर तक आपने दिन रात मेहनत की है, तो उसका नतीजा क्या होगा, आपका ऑक्यूपेशनल सक्सेस, यानी आप जो जॉब करेंगे, आपका जो भी काम होगा, जो आपका सोर्स ऑफ इनकम होगा वो बहुत ही ज्यादा अच्छा होगा। लेकिन अगर एक बच्चे ने सिर्फ टाइम पास किया है, एजुकेशनली डिग्री तो ली है लेकिन उसके पास नहीं है कुछ, जानता कुछ नहीं है वो, तो बेटा वो इतना तो कामयाब नहीं हो सकता ना अपने कैरियर में। It means your career depends on your education. The better the education you have achieved, the better the career you will make in future. Number one. Number two, those with higher education, यानी जिनके पास हाई एजुकेशन होती है, जनरली गेट द बेस्ट जॉब्स। अब फॉर एग्जांपल आप लोग उन 2-2.5%, 3% में हैं जो कि हायर एजुकेटेड हैं, पढ़ रहे हैं यूनिवर्सिटियों में। 95% से ज्यादा लोग बेचारे कॉलेज से नीचे लेवल वाले अनपढ़ होते हैं, अगर होते हैं, यानी हमारे पास 60-65% लोग पढ़े लिखे हैं, उनमें ज्यादातर प्राइमरी पास, फिर हाई स्कूल वाले, फिर कॉलेज, फिर यूनिवर्सिटी। जैसे जैसे लेवल ऊपर जाएगी तो लोगों की तादाद कम होती जाएगी। अब यूनिवर्सिटी के पढ़े लिखे 2-2.5%, 3% भी नहीं है हमारे पास, तो आप उन 2-3% खुश नसीब लोगों में से जो यूनिवर्सिटी के पढ़े लिखे होंगे। तो बेटा जो यूनिवर्सिटी पढ़कर जाते हैं फिर उनको क्या मिलती है, बेस्ड जॉब्स। अब एक बंदा है प्राइमरी पास है, 5 जमातें पढ़ी हुई हैं, और दूसरा बंदा है उसने पीएचडी किया हुआ है यूनिवर्सिटी में। अब अच्छी जॉब किसको मिलेगी, प्राइमरी वाले को थोड़ी मिलेगी, पीएचडी वाले को मिलेगी। अच्छी जॉब मिलेगी, पैसे भी ज्यादा होंगे। अब प्राइमरी आपने किया है तो आपको तो चौकीदारी मिलेगी, यानी आपको जो वो कोई ड्राइवर, गाड़ी के ड्राइवर बन सकते हैं, तनख्वाह कितनी होगी, 25-30 हजार। लेकिन अगर आप पीएचडी डॉक्टर बन गए तो आपकी तनख्वाह लाखों में होगी, 4-5 लाख रुपए आपकी सैलरी होगी। तो वेल्थ भी आपको ज्यादा मिलेगी अगर आप ज्यादा तालीम याफ्ता हैं। पावर, बेटा पावर कल हमने डिस्कस किया था, आज फिर मैं कहता हूँ, पावर जो है उसके कई तरह के डायमेंशंस होते हैं। एक तो पावर कहते हैं इन्फ्लुएंस, एबिलिटी टू इन्फ्लुएंस अदर पीपल्स बिहेवियर, यानी
आपके पास कितनी एबिलिटी है दूसरे लोगों पर असरअंदाज होने की, वो आपका पावर होता है। तो बेटा आपके पास जितनी ज्यादा एजुकेशन है उतना ज्यादा पावर है। लेकिन बेटा एक पावर वो होता है जिसको हम पर्सनल पावर, एक होता है पर्सनल पावर, एक होता है सोशल पावर। तालीम याफ्ता जो जितना ज्यादा होता है उसका सोशल पावर भी हाई होता है, और सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट पावर होता है पर्सनल पावर, वो भी उस बंदे का हाई होता है। यानी आपने देखा होगा परेशानी आती है, मसाइल आते हैं तो लोग उसमें गिर जाते हैं, लेकिन अगर आपके पास पर्सनल पावर है तो आप तन्हाइयों में भी, मुश्किलात में भी, परेशानियों में भी खुद को गिरने नहीं देते। सबसे बड़ी सपोर्ट आप अपनी आप करते हैं, अपने आप की आप ही करते हैं, चीजों को पर्सपेक्टिव में रखते हैं। चीजें आपको परेशान नहीं करती, मसले आपको परेशान नहीं करते, लोग आपको परेशान नहीं करते। ये होता है पर्सनल पावर। कभी बेटा फिजिकल क्लास में हम इंशाल्लाह, आप लोग मुझे याद दिलाइएगा, वी विल टॉक अबाउट पर्सनल पावर, हाउ टू यूज पर्सनल पावर। जैसे पैसे होते हैं ना बेटा, पैसे अगर आपके जेब में 1 लाख रुपया हो और आप जाए शॉपिंग करने, तो आप बड़े यानी मुस्कुराहट के साथ, बड़े पावर के साथ जाएंगे। लेकिन अगर आपके पास 1,000 रुपए है तो आप कहेंगे इस 1,000 में आएगा क्या। तो बेटा बिल्कुल इसी तरह जिसके पास जितना ज्यादा पर्सनल पावर होता है वो सोसाइटी में इतनी ज्यादा यानी इनरिच्ड लाइफ जीता है, यानी वो बहुत अच्छी तरीके से जीता है। इवन अगर आप वाइफ हैं, आप हस्बैंड हैं, बहू हैं, आप स्टूडेंट हैं, टीचर हैं, जो कोई आपका स्टेटस है, आप अगर अपने पर्सनल पावर को रियलाइज करते हैं, उसको यूज करते हैं, तो बिल्कुल उसी तरह जैसे आपके पास 1 लाख रुपए होते हैं तो आप कॉन्फिडेंस के साथ शहर जाते हैं कि मैं जो कुछ चाहूं मैं खरीद कर सकता हूं। तो बेटा जिस तरह की लाइफ अपने लिए आप चाहेंगे आप अचीव कर सकते हैं, अगर आपका उस पर्सनल पावर को आपने रियलाइज कर लिया और आप प्रॉपरली यूटिलाइज भी कर रहे हैं उसको। पावर, प्रेस्टिज, प्रेस्टिज यानी प्रेस्टिज बेटा कहते हैं इज्जत को। आप देखें एक होता है डॉक्टर और एक होता है चपरासी। डॉक्टर, सोसाइटी में किसकी इंपॉर्टेंस ज्यादा है? डॉक्टर की इंपॉर्टेंस ज्यादा है। वी प्रीफर डॉक्टर्स एज अवर स्पाउस। ठीक है बेटा, तो ये सारी चीजें किन लोगों को मिलती हैं? दोज हु आर हाईली क्वालिफाइड। हाईली क्वालिफाइड बेटा अगेन मैं आपको बताता हूं, डिग्री होल्डर नहीं, मैं डिग्री होल्डर को कभी पढ़ा लिखा कहता ही नहीं हूं। डिग्री होल्डर, अच्छा बेटा उसके बाद अ फैमिली सोशो इकोनॉमिक पोजीशन, यानी कि बेटा आपका जो खानदान है, माँ बाप है, फैमिली है, उस फैमिली की जो सोशल सिग्निफिकेंस है, बैकग्राउंड है, आया वो रिच है, आया वो पुअर है, आया वो कितना कमाता है, यानी उनका जो फैमिली बैकग्राउंड है आपका, इसका बहुत बड़ा असर होता है किस पर? हाउ फार यूथ्स विल गो इन स्कूलिंग, यानी उस बच्चे की कितनी तालीम होगी। अब एक बंदा है वो जमींदार है, 1,000 एकड़ जमीन है, पैसे की बड़ी रील पील है, वो तो अपने बच्चे को ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी भेज सकता है, 50-50 लाख रुपए वो पे कर सकता है बच्चे की पढ़ाई के लिए। लेकिन एक बेचारा गरीब है, वो केले बेचता है और वो अपने दिन का गुजर करता है, वो कहाँ से लाएगा पैसे कि वो अपने बच्चों को पढ़ाए? तो ऐसे लोगों के बच्चे बेचारे 5वीं जमात तक भी नहीं पहुंच पाते, अव्वल तो जाते ही नहीं है। मैं जब कभी कहीं पे जाता हूँ, कोई बच्चा मुझे मिलता है, तो पहला सवाल मेरा ये होता है कि आपके अब्बू क्या करते हैं, कितने कमाई है, क्या काम करते हैं, आप क्या करते हैं? अक्सर ये देखा गया कि जिनके वालिदैन गरीब होते हैं, खुद अनपढ़ होते हैं, उनके बच्चे भी तालीम में नहीं होते, वो बेचारे भी कोई नाई की दुकान पे काम कर रहा होता है, कोई जूते पॉलिश कर रहा होता है, कोई जूस बेच रहा होता है बस में। ठीक है बेटा, तो आपका जो फैमिली बैकग्राउंड है इट अफेक्ट्स, इट मेक्स डिफरेंस, एंड हाउ वेल दे विल परफॉर्म इन स्कूल, और स्कूल में कितनी परफॉर्मेंस होगी, यानी आपकी जो परफॉर्मेंस होती है इस पर आपके फैमिली बैकग्राउंड का बहुत बड़ा असर होता है। बेटा जब जब तक ये रिसर्च मैंने नहीं पढ़ी थी कि आपका जो खानदान है
उसका असर होता है आपकी परफॉर्मेंस पे कि आप क्लास में क्या परफॉर्मेंस दे रहे हैं। इससे पहले सारे स्टूडेंट्स को मैं इक्वली ट्रीट करता था, लेकिन उसके बाद जो है मैंने गहरी दिलचस्पी लेना शुरू कर दी कि मेरे कितने बच्चे हैं जो कि गरीब घरानों से ताल्लुक रखते हैं, उन पर मेहनत भी तो ज्यादा करनी है और उनको थोड़ी रिलैक्सेशन भी देनी है। रिलैक्सेशन किस सेंस में, यानी असाइनमेंट है लेट मिलती है, कोई बच्चा है क्लास अटेंड नहीं कर पाता, घर में लाइट बिल्कुल भी नहीं है, अब एक बंदा है जो डिफेंस में रहता है, उसके पास तो लाइट भी है, सिग्नल भी होंगे, वो तो क्लास भी ले रहा है, और वो बेचारा बच्चा पैसे नहीं है पैकेज करवाने के लिए, वो कहाँ से क्लास लेगा। चलो भाई कोई मसला नहीं है, पैकेज हो जाए तो फिर आप करना। एक बच्चे ने कहा कि सर मैं तो एक उस जगह पे हूँ जहाँ पे सिग्नल ही नहीं है। तो मैंने कहा कि बेटा आप जो है जब कभी आपका शहर जाना पड़े तो आप क्या कीजिएगा कि एक ही यकमुश्त जाके सारे लेक्चर्स डाउनलोड करके फिर गांव में बैठकर सुकून से आप नोट्स बनाइएगा, एंड आई विल एक्सेप्ट योर ऑल नोट्स। ठीक है बेटा। तो बैकग्राउंड, आपका जो फैमिली बैकग्राउंड है वो भी इस बात पे असरअंदाज करेगा कि आपकी परफॉर्मेंस क्या है, आया आप अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं या आप बुरा परफॉर्म कर रहे हैं। आपको पता है जो अमीर तरीन घराने होते हैं वो अपने बच्चों की पढ़ाई पे बड़ा खास ध्यान देते हैं, वो शोर भी नहीं करते कि हमारे बच्चे की पढ़ाई ना डिस्टर्ब हो। और जो गरीब बच्चा आता है तो घर में बड़े प्रॉब्लम देख कर वो आता है, तो दोनों का इक्वली ग्रेस्पिंग पावर नहीं होता, जाज़बियत दोनों की एक जैसी नहीं है। एक मट्टी है वो जज़ब करती है, दूसरी मट्टी है वो बेचारी जज़ब नहीं कर सकती। तो गरीब वो है, वो मट्टी है जो जज़ब नहीं कर सकता आइडियाज को इजीली, क्योंकि पहले से मसाइल ने, परेशानियों ने उसके ज़हन को अपाहिज बना दिया हुआ है। तो वी हैव टू डील अकॉर्डिंगली। Families influence the careers of their children by socializing them to high educational and occupational aspirations and by providing them with the support necessary for achieving these aspirations. यानी कि बेटा कभी कभी एजुकेशन के अलावा आपका जो कैरियर होता है उस पर भी आपकी फैमिली बहुत बड़ा असरअंदाज होती है। कभी कभी तो आपकी फैमिली डिसाइड करके बैठी होती है कि मेरी बेटी को डॉक्टर बनना है, मेरे बेटे को आलिम बनना है, मेरे बेटे को इंजीनियर बनना है, वो पहले से तय करके बैठे होते हैं, इस तरह के लोगों से मिलते हैं, इस तरह का माहौल बनाते हैं। ठीक है बेटा। तो आपका कैरियर भी डिपेंड करता है आपकी फैमिलीज के ऊपर कि आपके वालिदैन आपको क्या बनना देखना चाह रहे हैं। आपने 3 इडियट मूवी देखी है ना बेटा, उसमें बहुत बड़ा इशू ये था कि वालिदैन हम पे इम्प्लीमेंट करते, थूकते हैं हम पर कि भाई आपने कैसे भी करके ये चीज ही करनी है, वो भले हमारे मिजाज के साथ मिलती हो या ना मिलती हो। अर्ली स्कूलिंग एक्सपीरियंसेस आर स्पेशली इंपॉर्टेंट, यानी कि बेटा जो शुरू वाले आपके दिन होते हैं स्कूल में वो बहुत बड़े इंपॉर्टेंट होते हैं। अगर आपका बुनियाद उसमें यानी बन गया तो आप बहुत अच्छा आगे जाके ऊपर जाएंगे, लेकिन आपका बुनियाद ही यानी वो कच्चा रहा तो फिर आप आगे नहीं जा पाएंगे। जैसे बिल्डिंग बनाते हैं ना, अगर हमने बुनियाद में बहुत बड़ा सीमेंट और लोहा डाला है, आप भले 20 स्टोरी बिल्डिंग बना दें आप उसके ऊपर, लेकिन अगर आपने बुनियाद उसका कच्चा रखा है तो दो यानी 2 स्टोरी बिल्डिंग भी आप नहीं बना सकते उसके ऊपर। Although early academic success does not assure later success, early academic failure strongly predicts later academic failure। यानी कि बेटा लाजमन नहीं है, ये पॉइंट आप याद कर लीजिएगा, या लाजमन नहीं है कि अगर आप प्राइमरी में आप कामयाब थे तो अब आप यूनिवर्सिटी में भी कामयाब होंगे। अगर आप 5वीं जमात में सारी क्लास में शाइनिंग स्टार थे तो लाजमी नहीं है कि आप यूनिवर्सिटी में जाकर शाइनिंग स्टार बन जाएं, ये कंफर्म नहीं है। लेकिन ये बात जरूर कंफर्म है, अगर आप 5वीं जमात में यानी बहुत ज्यादा वीक थे, सबक पढ़ ही नहीं सकते थे, अब यूनिवर्सिटी में आप तगड़े नहीं बन सकते, यूनिवर्सिटी में आपकी परफॉर्मेंस उससे भी ज्यादा कम होगी। इसीलिए कहते हैं कि आपके जो शुरू वाले साल है वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। लास्ट, हायर द सोशियो इकोनॉमिक स्टेटस ऑफ स्टूडेंट्स फैमिलीज, यानी जितना ज्यादा आपके खानदान का सोशियो इकोनॉमिक स्टेटस ज्यादा होगा, द मोर एकेडमिक ऑनर्स एंड रिवॉर्ड द चिल्ड्रन आर लाइकली टू रिसीव। यानी आप देखते हैं ना फला बच्चे ने ए ग्रेड ले लिया, फला बच्चे ठीक है बेटा। तो ये सारी चीजें जो है वो डिपेंड करती हैं आपके फैमिली के सोशियो इकोनॉमिक पर, स्टेटस पर, कि आपको कितने रिवॉर्ड्स मिलेंगे। एजुकेशन इज द रोड टू अपवर्ड मोबिलिटी। बेटा एजुकेशन के अलावा कोई और चीज है ही नहीं। लोग शॉर्टकट, पता नहीं क्यों लोग शॉर्टकट ढूंढते रहते हैं अमीर होने के।
भाई लॉटरी रखें, ये करें, वो करें, चोरी करें, फला, भाई कुछ भी ना करें, तालीम हासिल करें। इवन आपके पास अगर बिजनेस करके पैसा भी आ गया तो वो बेटा वो पैसा आपके पास ठहरेगा नहीं जब तक आपके पास तालीम नहीं होगी। तालीम होगी तो पैसे को संभालने का फन आपके पास आ जाएगा, पैसे को कैसे संभाला जाता है। अगर बगैर तालीम के आपके पास पैसा आ भी जाता है तो आपको पैसे को संभालना नहीं आएगा, कारोबार को संभालना नहीं आएगा। This is why education is the most important for life. जी बेटा, इसके साथ हमारा बेटा पूरा सिलेबस कंप्लीट हो गया। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। कभी भी फिजिकल क्लास शायद हमारा सिलेबस कंप्लीट हुआ हो, सिलेबस कंप्लीट जा रहा है। जी बेटा, कोई सवाल, कोई बात ऐड करना चाह रहे हो, कोई बात पूछना चाह रहे हो? मैं करना चाहती हूँ कि मेरी एक कॉलेज की टीचर थी, उसने एक बात बहुत अच्छी बात कही कि मेरी 3 बेटियां हैं, तो मैं अगर लेक्चरर हूँ तो मैं नहीं चाहती कि मैं उनके ऊपर जोर जबरदस्ती करूँ कि आप लोग भी लेक्चरर बने। तो सर कुछ ऐसे माँ बाप होते हैं बच्चों पर मतलब और जबरदस्ती उनको उन फील्ड में लेकर जाते हैं जो उनकी पसंद का होते हैं, लेकिन उनका मेंटल प्रोसेस उस फील्ड के नहीं होते हैं जिस फील्ड में माँ बाप जोर जबरदस्ती उन बच्चों को लेकर जाते हैं। जी बेटा, खुश नसीब होते हैं पेरेंट्स के बच्चे होते हैं। और बेटा एक बात मैं आपको बताऊं, हमेशा हम ये सोचते हैं कि हम बच्चों की तरबियत करें, बच्चों को अच्छा बनाएं। यार सबसे पहले आप खुद अच्छे पेरेंट बने, सबसे पहले आप अच्छे बाप बने। बच्चा पैदा हुआ है तो आप खुद इस चीज को सीखें कि भाई एक अच्छा बाप कैसा बना जाता है, अच्छे बाप की जिम्मेदारियां क्या हैं, अच्छी माँ की जिम्मेदारियां क्या हैं। बेटा काबिले रहम है वो बच्चा जो ऐसे माँ बाप के घर में पैदा होता है जिनको पता नहीं होता कि माँ क्या है, जिनको पता नहीं होता कि बाप क्या है, माँ की जिम्मेदारियां क्या है, बाप की जिम्मेदारियां क्या है। ठीक है बेटा, तो ये था हमारा आज का लेक्चर इंशाल्लाह ताला। अब हम बेटा अब हम जो है क्या कहते हैं कि बेटा प्रेजेंटेशन हमारी फाइनल एग्जाम के बाद ही होंगी। अब आप लोग जाके तैयारी करें। और मैंने आपको पहले बता दिया था कि हमारा 6ठा चैप्टर जो है उसकी 5 लेक्चर्स की स्लाइड्स में आपको भेज चुका हूं। ठीक है बेटा, सारे लेक्चर्स आपके पास अवेलेबल हैं, डिटेल में जाकर पढ़ें बेटा। 10 सवाल दूंगा मैं 5-5 नंबर वाले, और बहुत ज्यादा क्रिएटिव किस्म के दूंगा जिसमें आप दिमाग से ही सोचेंगे तब आप कर पाएंगे। और बेटा ना आए तो गलत भी करना है, लेकिन चीटिंग वाले की तरफ नहीं जाना है। अगर एक भी सवाल कॉपी पेस्ट हुआ तो मैं बाकी के नोट को मैं लकीर दे दूंगा, उसको मैं 0 नंबर अवार्ड करूंगा। गलत है, नहीं आता, कोई मसला नहीं है। जो आपको आता है आप कहें सर मैं ये समझाऊं, अब पता नहीं ये गलत है या सही है, आई विल एक्सेप्ट बट आई विल नॉट एक्सेप्ट चीटर एट एनी कॉस्ट। इसलिए प्लीज, दिस इज द ऑनलाइन एग्जाम, you have to be sincere with yourself, you have to be sincere with me। मैं सारा दिन फारिग बैठा होता हूँ, इससे आपकी एक एक लाइन पढ़ूंगा और एक एक वर्ड पढ़ूंगा। और जिस बच्चे ने कुछ किया होगा तो मैं ग्रुप में जो वो उसकी ये शेयर करूंगा कि भाई ये पेजेस जो है वो कॉपी शुदा है, ये चीटेड है। ठीक है बेटा? क्वेश्चन है जी सर, जो एग्जाम्पल हम दे रहे हैं क्या हम ये एग्जाम्पल्स भी एग्जाम में दे सकते हैं? जी बेटा मैं शॉर्ट क्वेश्चन दूंगा, 10 शॉर्ट क्वेश्चन दूंगा और आधे पेजेस के होंगे वो। ठीक है बेटा? तो इंशाल्लाह पैटर्न सर फाइनल एग्जाम की टाइम ड्यूरेशन क्या होगी? जी टाइम ड्यूरेशन सर पेपर की? टाइम ड्यूरेशन बेटा वो मैं आपको बताऊंगा, एक एक चीज मैं आपको इंस्ट्रक्शन में बताऊंगा। ओके सर। ठीक है? क्योंकि वो नॉर्मली हम 3-4 घंटे रख लेंगे या 5 घंटे रख लेंगे, कोई मसला नहीं है। अगर कुछ किसी बच्चे को देर हो भी जाती है तो आई विल एक्सेप्ट, नॉट एनी इशू। ओके सर, थैंक यू। ठीक है बेटा, अल्लाह हाफिज। Okay, sir. Thank you. Thank you. Allah Hafiz. अल्लाह हाफिज सर।